So hey everyone, welcome back to my YouTube channel that is Sasti Vlogging with Prerna Bish. So myself Prerna Bish, AIR 484 in Norset 9 in 2025 in very first attempt. तो guys पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड आज का भी व्लॉग कुछ ऐसे ही खास होने वाला है जैसे कि मेरी पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आई विल शेयर माई टाइम टेबल। तो जो बच्चे नॉर्सेट 10 को टारगेट कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं अपना टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ और ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो एंड तक देखना कि मेरा अपने प्रिपरेशन फेज में क्या डेली शेड्यूल और क्या टाइम टेबल रहता था। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी टाइम टेबल को बनाने से पहले मैंने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी थी, तो मैं उसे इन शॉर्ट बोल देती हूँ थोड़ी सी चीज़ें। जैसे फर्स्ट इज प्लेस, आपको घर पर पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए माइंड में। एंड द सेकेंड थिंग इज पोटेंशियल, आपका कितना पोटेंशियल है और आप कितने अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी आवर्स कितने दे सकते हो। तो सेकेंड थिंग ये थी। फर्स्ट इज प्लेस, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज़ थी मेरा पोटेंशियल, कि मैं कितने आवर्स अपने दे सकती हूँ अपनी पूरी डे को। ठीक है। थर्ड इज सब्जेक्ट डिवाइड, जो मैंने ऑलरेडी कर दिए थे माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स में। मुझे सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स खत्म करने थे, आफ्टर दैट मुझे माइनर सब्जेक्ट्स खत्म करने थे। उसके बाद चौथी चीज़ थी मेरा डेली रूटीन। उसमें से डेली रूटीन मेरा क्या था, तो मेरा कुछ नहीं था, मेरा कोई भी अदर एक्टिविटीज़ इतनी नहीं थी। तो मैंने अपने पूरे डे को अपने टाइम टेबल में बांटा था अपने वर्किंग आवर्स में। जो अगर जैसे आप लोग भी अगर अपना डेली रूटीन सेट कर रहे हो और उसमें से आपके कुछ आवर ऐसे हैं कि आपको अगर दुकान में बैठना है 1 घंटा, या 1 घंटा आपको अपनी मदर की हेल्प करनी है, या आपको कहीं जाना है, हर दिन का कुछ काम हो जाता है, तो वो वर्किंग आवर वो आप अपने टाइम टेबल में, अपनी स्टडी आवर में बिल्कुल वो मत करना। क्या अपने वर्किंग आवर्स एकदम सेपरेट रखना और अपने स्टडी आवर्स को एकदम सेपरेट रखना। कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए कि आप वर्किंग आवर में स्टडी कर रहे हो या स्टडी आवर में आपका वर्क आ गया। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, लेकिन अगर जैसे आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी भी ये मत सोचना कि आप जॉब में बैठे बैठे वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे और मेरा पोर्शन कवर हो जाएगा। वो अलग बात है, अगर आपको मिल जाता है आप कर लेते हो, लेकिन अगर आप अपने जो स्टडी आवर्स और वर्किंग आवर्स को एकदम सेपरेट करके चलना, ताकि कहीं पे भी आपकी स्टडी को क्या है कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपको। ठीक है। तो चलो मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करती हूँ जो मैंने अपने मतलब प्रिपरेशन फेज में रखा हुआ था। तो मैंने पूरा इस पेज में नोट करके रखा है ताकि मैं अपना पूरा टाइम आपको बता सकूं कि मैंने कैसे कैसे क्या टाइम टेबल सेट किया हुआ था। तो सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स का बता रही हूँ अभी मैं। ठीक है। 6 मंथ का मेरा पूरा प्लान था कि मैंने कब कब क्या करना है। तो अभी मैं स्टार्टिंग के जो 4 मंथ थे, जब मुझे नोट्स अपने प्रिपेयर पूरे करने थे, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाया था। तो वो पहले मैं आपको समझाती हूँ। तो 7 AM, मैं कभी भी ऐसा मॉर्निंग आउल बिल्कुल नहीं हूँ या नाइट आउल भी बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं एकदम सुबह नहीं उठती थी पढ़ने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी या कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जो सच में थी चीज़ें तो वही आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो 7 AM पे मेरा वेकअप टाइम होता था, मैं उस टाइम उठती थी। फ्रेश वगैरह होना ये सारा इंक्लूडेड था। 7:30 के बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती थी। ठीक है। 7:30 to 9 मेरा रिविजन टाइम था, मतलब जो मैंने कल का पढ़ा, पूरे दिन में जो भी चीज़ें पढ़ी मैं उसको एक साइड से रीडिंग मान लिया करती थी। तो ये सुबह का मेरा रूटीन होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ना सुबह उठ के टेस्ट देते हैं, मतलब फ्रेश टाइम में वो टेस्ट देते हैं, पर मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फ्रेश माइंड में टेस्ट दे लूँगी तो एक चीज़ तुम ध्यान रख लो, रिविजन इज़ क्वाइट बोरिंग। होता ही है, रिविजन थोड़ा बोरिंग सा होता है। और अगर मैं उसको अपने फ्रेश टाइम पे बोरिंग चीज़ को पढ़ूंगी तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा किस चीज़ से, मेरे फ्रेश टाइम से, मतलब मैं रिवीजन ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी। कुछ बच्चे वो टेस्ट देते हैं कि उस टाइम माइंड काफ़ी अच्छा सोच सकता है, इसलिए वो टेस्ट देते हैं। तो इस सबका अपना अपना माइंड सेट है। मेरा ये था कि मैं रिवीजन ही करती थी, और जब मुझे थोड़ी सी बोरियत आ रही है या फिर मुझे थोड़ा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मैं उस टाइम पे टेस्ट रख देती थी, ताकि जो मेरा मन नहीं कर रहा है या मेरी बोरियत आ रही है वो टेस्ट की वजह से ठीक हो जाए। तो मतलब मेरा यही रहता था कि जब मुझे बोरियत या फिर वो रहती थी तो उस टाइम पे टेस्ट देती थी, और जो मेरा फ्रेश टाइम था जब सुबह उठकर तो उस टाइम पे रिवीजन करती थी। तो 7 to 9 मेरा रिवीजन टाइम रहता था, एंड 9 to 10 हमारा हमेशा नाश्ता इसी टाइम के बीच होता था। तो मैंने भी इसको उसी शेड्यूल, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको भी इसी हिसाब से डाल दिया था। तो 9 to 10 मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता था। फिर उसके बाद होता है 10 to 2:30। तो इस टाइम पे ना मैं अपने कोचिंग के लेक्चर्स पढ़ती थी और साथ साथ में नोट्स मेकिंग करती थी। कब से? 10 AM to 2:30 AM।
PM, ठीक है। तो ये मेरा नोट्स मेकिंग का टाइम रहता था। फिर 2:30 और 3:30 के अराउंड हम क्या ना लंच वगैरह कर लेते थे, बातें वगैरह क्या करते थे। 3:30 तक मैं, या फिर अगर जैसे मैंने 2:30 से लंच स्टार्ट किया और मेरा 3 पे ख़त्म हो गया, तो मैं 3 पे नहीं निकालती थी बुक, या तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिया या कुछ कर लिया। तो 3:30 के बाद ही मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करती थी, ठीक है। फिर 3:30 में क्या करती थी, 3:30 से 5 PM तक मैं क्या करती थी, टेस्ट दिया करती थी। एक टेस्ट देती थी। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में मैंने सिर्फ एक टेस्ट दिया, और मतलब ऐसा हो जाता था कि 45 मिनट में मतलब मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देती थी। फिर उसके बाद उसके एनालिसिस करती थी। मैंने आपको बताई थी मेरी एक मिस्टेक थी, तो उसमें मैं जो चीज़ गलत हुई उसको नोट डाउन कर लेती थी। तो 5 बजे तक मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद तो 5 to 7 में ना MCQ प्रैक्टिस करती थी। अब MCQ प्रैक्टिस का मेरा क्या सोर्स था, तो मेरे पास देखो MCQ प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ 3 बुक रेफर करी थी। उसका भी मैं डिटेल वीडियो बाद में आपको बताऊंगी कि मैंने किस हिसाब से पढ़ी। अभी बस मैं नाम बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इसका नाम सुना ही होगा, PR यादव है ये। और ये मैंने इसके 2 पार्ट आते हैं, देखो एक आती है थ्योरी और दूसरा पार्ट आता है MCQ। तो मैंने थ्योरी नहीं लिया था क्योंकि मुझे इसकी जो थ्योरी है ना वो थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कम है, बहुत सुपरफिशियल है, या फिर जो तुम्हारी कोचिंग पढ़ा रही है तो वो उसमें कवर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है इतना ज़रूरी है लेना। अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो नोट्स वहीं से बनाओ। MCQ प्रैक्टिस के लिए PR यादव बहुत बेसिक बुक है एंड वेरी गुड बुक है स्टार्टिंग के लिए और बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें ज़्यादा सिनारियो बेस्ड ऐसा कुछ नहीं है, और मतलब इतनी ट्रिकी लैंग्वेज भी नहीं है इसकी, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। तो आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, एंड आपकी जो नॉर्मल आपने स्टडी करी है वो भी मतलब इसमें कवर उतरेंगे आपके। तो मेरी पहली बुक थी PR यादव, जिसमें मैंने सिर्फ MCQ वाली प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक खरीदी थी। तो इसका प्राइस अराउंड शायद कितना है, अभी मैं इसको आपको बाद में अच्छे से बता दूंगी। तो ये वाला वॉल्यूम 2 है और ये है 5th प्रीमियर एडिशन, 5th अभी शायद यही लेटेस्ट है। तो मैंने इसका वॉल्यूम 2 ही खरीदा था, एंड ये शायद 530 और 600 समथिंग की आ जाती है, और दोनों बुक मिला के शायद 800-900 के अराउंड है। तो मैं इसका अच्छे से बाद में पता करके आपको बताऊंगी, जिससे मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी कि PR यादव आती कितनी की है। तो ये बहुत बेसिक बुक है एंड वेरी गुड फॉर बिगनर्स। तो मैंने पहले इसी से स्टार्ट किया था। सेकेंड वन इज दिस, इसका नाम भी सबने सुना होगा, एंड ये है टारगेट हाई। तो मतलब इसकी जो ये थिकनेस है ना, तो इसको देख के डरना मत, बहुत अच्छी बुक है। मतलब टारगेट हाई इज़ अ गुड बुक। मतलब मैंने इसमें लिया था, इसका जो ये न्यू एडिशन है वो 7th एडिशन है टारगेट हाई का। तो मैंने यही परचेज़ किया था। ये मुझे अराउंड पड़ी थी 1230, क्योंकि हमने ना अपने कॉलेज टाइम पे बल्क में मंगाई थी, बहुत सारे बच्चों ने बनाई थी, तो शायद थोड़ी मुझे सस्ती पड़ गई थी। तो 1200 समथिंग की ये बुक आती है टारगेट हाई। इसमें आपको क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, इसमें 1 लाइनर, इसमें 3-5 लाइनर्स और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो मतलब अगर देखो आपका बजट नहीं है, या आपको बोलना है कि कोई एक बुक PR यादव या टारगेट हाई में से आपको एक बुक लेनी है, तो आई विल रिकमेंड गो फॉर द टारगेट हाई, क्योंकि जो PR यादव है उसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन अगर आप खरीद सकते हो ना, तो दोनों बुक ही खरीदो, बेस्ट है। पर फिर भी अगर एक ऑप्शन पूछा जाए कि तुम्हें कौन सी लेनी है, तो टारगेट हाई आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी सारे क्वेश्चन है, 1 लाइनर है। जैसे PR यादव में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और इस बार तो नॉट सेट 9 में काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो मतलब आप टारगेट हाई रिकमेंड मैं कर सकती हूँ कि आप टारगेट हाई को लेना। मतलब अच्छी बुक है, काफ़ी सही बुक है। और इसको भी मतलब MCQ प्रैक्टिस के लिए मैं शाम को इससे, इन दोनों बुक से मैं क्या करती थी, MCQ प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। तो हो गया, कौन सा टाइम बताया मैंने आपको, 5 to 7। अब 7 to 8 PM का टाइम है। तो 7 to 8 मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। 7 to 8 मेरा काम था छत पे घूमना। तो मैं छत पे वॉक किया करती थी। उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा लिया, या थोड़ा बहुत एक और चीज़ है कि मैंने सोशल मीडिया एकदम बंद नहीं किया था। मतलब मैं अनइंस्टॉल कर दी थी अपने मतलब फ़ोन से, अनइंस्टॉल कर देती थी। लेकिन जो मेरा जो 7 to 8 का टाइम था, जब मैं वॉक करती थी, मैं वापस से इंस्टॉल करती थी, एंड थोड़ा बहुत रील्स वगैरह स्क्रॉल कर दिया, क्या चल रहा है और दोस्त वगैरह क्या कर रहे हैं, तो उनसे गप्पे वगैरह लड़ाई, और थोड़ा बहुत वॉक भी कर लिया। तो 7 to 8 मेरा फ्री टाइम रहता था। एंड जैसे ही मैं छत से एक स्टेप, मतलब सीढ़ी में एक स्टेप नीचे रखती थी नीचे आने के लिए, तो मैं उसी वक्त अनइंस्टॉल कर देती, क्योंकि मुझे पता है यार रील्स में आप स्क्रॉल ही करते जाओगे। तो फिर
तो मतलब मेरा सोशल मीडिया से एकदम डिटैचमेंट नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मुझे पसंद है। तो मैं बस जो ये 7 to 8 का टाइम मिलता था, इसमें या तो रील्स स्क्रॉल कर दिया, या अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, या वॉक कर लिया, या फिर ब्लॉगिंग की एडिटिंग वगैरह कर ली। तो 7 to 8 मेरा पूरा इसी में जाता था, ठीक है। तो 8 से मैं क्या करती थी, 8 to 10 रिविजन एंड नोट्स मेकिंग करती थी, जो मेरी छूट गई है लेक्चर्स, और मैं किस हिसाब से मतलब कुछ चीज़ें छूट गई हैं या भी पूरा हुआ नहीं था जब मैंने दिन में जो नोट्स बनाए थे, तो उसमें जो चीज़ें छूट गई है वो मैं इस टाइम के बीच में कंप्लीट करती थी। 10 to 11 हमारा डिनर टाइम होता था, 10 to 11 हम साथ में बैठ के आराम से खाना खाते थे। मैं फिर 11 के बाद ही पढ़ती थी, उससे पहले नहीं पढ़ती थी। ऐसा कर देती थी कि यार थोड़ा फ्री टाइम, तुम्हारे माइंड को भी थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है। एंड फिर 11 to 12 में एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी रह गई हैं उनको और कंप्लीट करती थी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में मेरा एक गोल था नोट्स मेकिंग एंड रिविजन। मुझे नोट्स जल्दी ख़त्म करने थे ताकि मैं रिविजन भी कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने नोट्स मेकिंग का ज़्यादा टाइम रखा होता है, और MCQ मेरा सिर्फ शाम का था स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड 12 से 12:30 में थोड़ा वो कर लेती, कल मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन सा वीडियोस करनी है और कंप्लीट करनी है। तो 12:30 तक मैं सो जाया करती थी। सॉरी, बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है। तो 12:30 तक मैं सो जाया करती थी, एंड वापस से नेक्स्ट डे मैं 7 पे उठ जाती थी। तो यही मेरा स्टार्टिंग के 4 मंथ्स का रूटीन था, ठीक है। और मतलब जब मैं नोट्स मेकिंग करती थी ना, तो मैं इस हिसाब से नहीं करती थी कि मुझे इतने आज टॉपिक्स करने हैं, मतलब टॉपिक्स क्या, मतलब मेरा ऐसा माइंड में ऐसा रखा रहता था कि क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा थी, मैंने जैसे बताया मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उसमें, तो वही पढ़े थे। तो मैंने ना ऐसा माइंड में एक लगा कि एक दिन में मुझे 4 लेक्चर, अब वो कितने भी घंटे के हो, 2.5 घंटे के हो, 2 घंटे के हो, 1.5 घंटे के हो, मुझे 4 लेक्चर्स एक दिन में कंप्लीट करने ही करने हैं, ये मैंने अपने माइंड में सेट कर दिया था। इसीलिए मेरे 4 मंथ्स में सारे नोट्स मतलब ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो ही गए थे। हाँ, तो ये थी मेरी 4 मंथ्स का टाइम टेबल। अब लेट्स टॉक अबाउट माई लास्ट के 2 मंथ्स। तो लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने क्या किया था, जो लास्ट का 5th मंथ था, ठीक है, तो 5th मंथ में मैंने अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। तो उसमें भी मेरा सारा ऑलमोस्ट 7 to 30 9 AM जो भी सारा चीज़ रहता था, 2:30 तक मेरा सेम रूटीन था जो मेरे 4th मंथ में था, ठीक है। पर इसमें मैंने क्या कर दिया था, लंच से पहले मैं एक यूनिट टेस्ट दिया करती थी एंड उसका एनालिसिस करती थी लंच से पहले, और लंच के बाद मैं ग्रैंड टेस्ट दिया करती थी। जो यूनिट टेस्ट होता है वो एक टॉपिक पे होता है या फिर एक ही सब्जेक्ट का होता है, तो वही दिया करती थी। वो 50 या 70 मार्क्स का आता है तुम्हारे टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी टेस्ट सीरीज है वो 2 टेस्ट प्रोवाइड करती थी, एक यूनिट टेस्ट एक ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। तो ऐसी करती थी और रिजल्ट उसी वक्त आ जाता है जैसे तुम अपना करते हो। उसमें पूरा मतलब तुम्हें नेचर दिया रहता है, पूरा एनवायरनमेंट दिया रहता है कि इतने के बाद इस क्वेश्चन के बाद इतना टाइम मिलेगा, इस सेक्शन ये सेक्शन इतने टाइम बाद बंद हो जाएगा, जैसे तुम्हें नॉट सेट में मिलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से मतलब मैं अपना यूनिट टेस्ट दिया करती थी एंड उसके बाद एनालिसिस करती थी लंच से पहले। फिर लंच के बाद मेरा क्या काम था, ग्रैंड टेस्ट देना, क्योंकि लंच के बाद ना थोड़ा सा आलस आने लग जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है कि यार अब वापस पढ़ना है कैसे होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आलस के टाइम पे टेस्ट देती थी, तो फिर मेरा लंच से पहले एक यूनिट टेस्ट होता था छोटा माइनर वाला, एंड लंच के बाद मेरा दूसरा टेस्ट मैं देती थी ग्रैंड टेस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन वाइज, ठीक है, तो वो देती थी। फिर उसके बाद एनालिसिस करती थी। बाकी मेरा पूरा सेम रूटीन था, बस मैंने उसमें ये 2 चीज़ें ऐड कर ली थी। एंड जो अब मेरा नोट्स मेकिंग वाला जो टाइम था उसमें अब सिर्फ रिविजन हो रहा था, मतलब नोट्स मेकिंग वाले जो भी मेरा शेड्यूल था उसमें मैं रिविजन करती थी। शाम को मेरा नोट्स मेकिंग वाला टाइम था, उसमें मैं रिविजन करती थी। या कुछ ऐसा टॉपिक्स मिल गया कि छूट गया था, वो मैं उसको कंप्लीट कर देती थी। फिर मैंने जो 5th मंथ में था अपना MCQ प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाया, शाम को मैंने रिविजन करना बंद कर दिया। अब मैं उस पूरे फेज में मैंने क्या डाल दिया, MCQs। तो इसके लिए मैंने ना 5th मंथ में एक और बुक प्रेफर की थी, दैट इज मॉस्बी। ये सॉन्डर्स की है मॉस्बी, पर मतलब ये काफ़ी महंगी थी, तो मतलब मैंने नहीं मंगाई। 3000 समथिंग की है या 2000 कुछ की है, तो फिर मैंने ये बुक नहीं मंगाई। तो मैंने इसका जेरोक्स करा दिया था। तो मैंने ना इसका 4 पेजेस, मतलब जो एक बुक के 4 पेजेस होते हैं वो एक पेज में डाल दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ बता सकती हूँ, मैंने यहाँ पे इंक्स भी लिखा हुआ है, खैर। तो यहाँ पे क्या मैंने मॉस्बी का प्रिंट आउट करवाया था एंड इसमें बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि मैंने 4 पेजेस एक उसमें करवाया था। तो देखो मॉस्बी मैंने ज़्यादा नहीं करी, मैंने इसमें MSN वाला पार्ट किया और थोड़ा बहुत FON का पार्ट किया, ठीक है। मैंने मॉस्बी कंप्लीट नहीं कर पाई। और यस, मेरा 5th मंथ का यही शेड्यूल था। MCQ प्रैक्टिस का मैंने टाइम बढ़ा लिया था। जो मेरा सेल्फ नोट्स बनाने का टाइम था उसमें मैंने रिविजन डाल दिया था। हर दिन के 2 टेस्ट मैंने डाल दिए थे। तो ये मेरा था 5th मंथ का शेड्यूल। अब लास्ट मंथ की बारी आती है 6th मंथ में। मैंने क्या किया, 6th मंथ में मैंने आपको बताया था मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसे ही होता था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी तो मेरा शेड्यूल होता था 6 बजे उठ के। तो मैं 6 बजे उठ जाती थी, डायरेक्ट लाइब्रेरी जाती थी 6 बजे उठ के, ठीक है।
डायरेक्ट लाइब्रेरी चली जाती थी एंड उसके बाद क्या करती थी, रिविजन किया, फिर से रिविजन किया। इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें जो मैंने कल रिवाइज की थी मैं आज उसका फिर से रिवीजन करूंगी सुबह। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ कल रिवाइज किया ना तो उसका नेक्स्ट डे जो रिवीजन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने कल ऑलरेडी पढ़ रखी है वो चीज़। तो मैं लाइब्रेरी में जाके सबसे पहले रिवीजन करती थी। फिर नाश्ते का टाइम होता था तो मैं आती थी लाइब्रेरी से सुबह के 10 बजे। मम्मी लोग खा लिया करते थे, मैं उनको बोलती थी मेरा वेट ना करे। तो 10 के अराउंड जैसे मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ और फिर मैं 10 के अराउंड वापस से घर आती थी, नाश्ता करती थी एंड वापस से लाइब्रेरी। मैं मतलब वेट नहीं करती थी, नाश्ता करके निकल जाती थी लाइब्रेरी। फिर से रिविजन। अब तो क्योंकि 6 मंथ था, अब रिविजन 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 ही चलने वाला था। ठीक है, नाश्ता कर लिया, वापस चले गई, रिविजन किया। अब लंच का जैसे टाइम होने वाला था तो मैं आती थी लंच के लिए 3 बजे शाम के, मतलब दिन के 3 बजे, लेट ही आती थी। तो 2 बजे मेरा फिक्स शेड्यूल था कि मैं टेस्ट दूंगी, तो मैं ग्रैंड टेस्ट दिया करती थी। 2 से 3 1 घंटे का टेस्ट देती थी और फिर 3 बजे वापस खाने के लिए आ जाती थी। ठीक है, तो जैसे ही लंच किया उसके बाद मैं 15 मिनट थोड़ा रेस्ट करती थी, क्योंकि दिन काफ़ी धूप रहती है और थोड़ा सा तो दूर था लाइब्रेरी, एकदम मेरे घर के बगल में भी नहीं थी। तो फिर लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके मैं फिर से निकल जाती थी लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद मैं एनालिसिस करती थी जो मैंने टेस्ट दिया था लंच से पहले का, उसका एनालिसिस किया, मिस्टेक बुक्स में सारे लिखे, सारे नोट्स वगैरह लिखे। उसके बाद शाम के 6 बजे मैं अपना यूनिट टेस्ट दिया करती थी। अब मैंने थोड़ा शिफ्ट कर लिया था कि मैं पहले ग्रैंड टेस्ट दूंगी फिर यूनिट टेस्ट। 6 बजे मैं यूनिट टेस्ट देती थी, फिर उसका एनालिसिस करती थी। तो उसके बाद मैं वॉक करने के लिए चली जाती थी 15 to 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आकर वापस से अपनी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर दी, सारा कुछ जो भी नोट्स है वापस से रिवीजन किया। ठीक है, और उसके बाद जो रात का मतलब 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी। मतलब जब मेरे स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स थे उसमें मेरा शेड्यूल था सुबह के 7 बजे से रात के 12:30 बजे तक। ठीक है, और जो मेरा लास्ट का 6 मंथ था जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो मेरा था 6 AM to 10 PM। 10 PM के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं। बोलोगी कि तूने नॉन नर्सिंग पार्ट कब वो किया, तो मैं क्या करती थी, जब मेरा ना मैंने लाइब्रेरी में ही पढ़ी है नॉन नर्सिंग, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, मैंने अपना पहले नर्सिंग वाला पोर्शन, क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस और टाइम कम है, तो पहले मैंने अपना नर्सिंग पार्ट ही खत्म किया था। और जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी तो शाम को जब मैं वॉक करके आती थी ना, तब मैं अपना रीजनिंग मैथ्स थोड़ा बहुत देख लिया करती थी। और मैथ्स यार मेरी वीक है, तो मैंने इतना ज़्यादा भी उस पर टाइम नहीं दिया। जो थोड़े कुछ टॉपिक्स होते हैं आ जाते हैं जिनसे क्वेश्चन वो दिया। एंड गाइस जीके के लिए मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि जीके इतना बड़ा एरिया है कि मैं क्या पढ़ के जाऊँ और क्या क्वेश्चन आ जाए। तो वैसे नॉर्थ टाइम में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, तो जीके में अपना टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा। नॉर्मल तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन करंटली हमारे प्रधानमंत्री एंड ऑल, कौन हमारे मिनिस्टर वगैरह हैं और कौन हमारे फर्स्ट थे, और राष्ट्रीय खेल एंड ये सब बहुत बेसिक से जीके आता है। तो जीके में माथा पच्ची नहीं करेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया वापस से, तो अब थोड़ा लाइटनिंग कम हो गई है। खैर, तो मेजर सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। माइनर सब्जेक्ट्स को आप एक तरफ से नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है एकदम छोड़ के जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़ना। जैसे कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मैंने फार्माकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मैंने सोशियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा रिसर्च का थोड़े कुछ पोर्शन जैसे सैम्पलिंग वगैरह और मैनेजमेंट की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ना 4th ईयर में भी पढ़ लोगे, तो वही थोड़ा बहुत पढ़ा था, वो भी सुपरफिशियली, और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था रिसर्च से। ठीक है, ज़्यादा कुछ आया भी नहीं था। तो अगर आप मतलब पूरा टाइम अगर मेजर्स को भी दे देते हो तो मैं बोल सकती हूँ कि यार ओके। ठीक है, तो यस, तो यही था। जीके पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। रीजनिंग मैथ्स मैंने थोड़ी बहुत की थी एंड मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी वहाँ पे रीजनिंग मैथ्स। और एक और चीज़ आती है ड्रग कैलकुलेशन। देखो मैं हमेशा मैथ से भागती रहती हूँ, तो मैंने ड्रग कैलकुलेशन में पूरे प्रिपरेशन टाइम में बिल्कुल पढ़ी ही नहीं। ठीक है, और नॉर्थ से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो क्या था कि जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो मैंने ना एंड में मतलब कुछ 1 हफ्ता ही बचा हुआ था नॉर्थ से प्री के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार प्रिपरेशन भी कर ली है, नोट्स हो गया, रिविजन हो गया है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं ड्रग कैलकुलेशन। तो लिटरली गाइज मैंने पूरा सुबह से शाम दिया है ड्रग कैलकुलेशन को, और वो मुझे अब ना मतलब इतना इजी लगने लगे कि मैं नॉर्थ साइड टाइम में मतलब ये विश कर रही थी कि सारे क्वेश्चन भी अगर ड्रग कैलकुलेशन के आ जाए ना मैं कर लूँगी। तो मतलब यार काफ़ी आए भी थे, 4-5 क्वेश्चन आए थे और मेरा सारे क्वेश्चन सही हुए। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती और तुम उससे भागो, तो ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम एक ही बिल्कुल नहीं आ रहा और तुम लगे हो सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ड्रग कैलकुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो फार्मा से भी आप रिलेट कर सकते हो और पीडियाट्रिक और MSN से भी, F1 से भी। तो मैंने ड्रग कैलकुलेशन ऐसा किया था, लास्ट क्लास में पढ़ा था और वो मेरे काम भी आई।
तो बस मेरा यही शेड्यूल था, मेजर पे ज़्यादा ध्यान, माइनर पे बहुत कम ध्यान, जीके में बिल्कुल नहीं ध्यान, एंड रीजनिंग मैथ्स मैंने थोड़ी बहुत देखी थी और ड्रग कैलकुलेशन मैंने एंड मोमेंट में की थी। तो यार मेरा यही टाइम टेबल था, और मैं आप लोगों के साथ, अगर आप मतलब बनाना चाहते हो अपना टाइम टेबल, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कुछ टिप्स दे लेती हूँ। लाइक बिफोर मेकिंग एनी टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, अपने रूटीन को समझना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या है, हाउ मेनी आवर्स कैन यू रियली गिव टू योर स्टडी विदाउट लूजिंग फोकस। ठीक है, आप अपने स्टडी को कितने आवर्स दे सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना। थर्ड थिंग इज़ स्टडी इन्वायरमेंट। घर में पढ़ रहे हो या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, बीच में डिस्टर्बेंस कब है या कब तुम्हारा वर्किंग आवर है, तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। फोर्थ थिंग, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं ब्रेक्स कैसे लेती थी। तो मेरा ब्रेक्स का ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ऐसा था कि मैं एक वीडियो को कंप्लीट करूँगी पूरी, अब वो कितने भी घंटे की है। मेरा पोटेंशियल था कि मैं बैठ सकती थी पढ़ने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कम आवर के लिए पढ़ सकते हो तो 45 या 30 आवर का आपने पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक्स लिया। तो मैं क्या करती थी, एक वीडियो मेरी 1, 1.5 या 2 या कभी 2.5 घंटे की हो जाती थी, तो मैं पूरी एक वीडियो विदाउट एनी ब्रेक लेती थी। एंड देन जैसे वो वीडियो खत्म हो गई ना, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट 15 या 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लिया करती थी। तो मेरा ये चीज़ थी, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्टली, योर सोर्स। आपका सोर्स क्या है, आप कौन सी बुक से ले रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, नोट्स, टेस्ट सीरीज, तो यही सब था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, योर डेली रूटीन, हाउ मेनी आवर यू कैन गिव योर टू योर स्टडी इन्वायरमेंट, लास्टली योर सोर्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ऑनलाइन। तो लास्ट में मैं सिर्फ यही आपको टिप्स दूंगी, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना, ऐसा मत बनाना बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट, बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल बनाना। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, कभी ऐसा हो सकता है कि अब तुम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना कर पाओ वो वाला डे, तो पैनिक नहीं होना, ऐसा नहीं बोलना कि ओ शिट मेरा डे खत्म हो गया, अब तो सारा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। फ्लेक्सिबल बनाओ, कहीं ना कहीं उसको ऐड करो, ठीक है। ट्रिक्स बनाओ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा लर्न हो, रिविजन पे ध्यान दो, एंड अपना इन्वायरमेंट सेट करो, और हर वीक अपना ट्रैक योर प्रोग्रेस करना भी, ये नहीं कि तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम अभी स्टडी आपका सही दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको अपना टाइम टेबल शेयर किया और कुछ टिप्स भी दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैं हमेशा ही बोलती हूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चंस पूछना ताकि मैं बता पाऊँ, और क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं सारी चीज़ें कवर कर पा रही होंगी अपनी वीडियो में, तो मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा कि क्या चीज़ें मिस आउट हो रही है और मेरे को क्या चीज़ें आपको बतानी चाहिए, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करो और मैं वहाँ पर हेल्प कर पाऊँ। सो स्टे फोकस, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तो तब तक के लिए बाय बाय।